So now we are moving towards the reasons why the aggregate demand curve slopes downward. जैसे कि हमने पहले बात की कि इसकी 3 मेजर रीजंस हैं जिनको हम वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे दे दिया है. सो इन डिटेल अब थोड़ा सा देख लेते हैं. पहला जो पॉइंट है वो ये है कि प्राइस लेवल जो है उसका कंजम्पशन के साथ क्या रिलेशनशिप है और क्यों उसका रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप बिल्कुल इनका आपस में है. प्राइस जब इंक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन डिक्रीज़ होती है और प्राइस ये जब कम होती है तो कंजम्पशन इंक्रीज़ होती है. यानी कि चीज़ें जब सस्ती होती हैं तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. करते हैं मतलब यूज़ करते हैं, ख़रीदते हैं. ठीक है. सो ये वाइस वर्सा है. और अगर प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, प्राइसेस चीज़ों की इंक्रीज़ हो जाती हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि कंजम्पशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है. लोग चीज़ें कंज्यूम करना कम कर देते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर पे असर पड़ता है. वो परचेजिंग पावर उनकी जो है वो कम हो जाती है क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं. अब 1000 में पहले जो चीज़ वो ख़रीद सकते थे अब 1000 में वो चीज़ नहीं ख़रीदी जा सकती. क्यों? क्योंकि प्राइस लेवल्स बढ़ गए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांडेड शर्ट जो है, टी शर्ट, वो आप 1000 में आज से साल पहले ख़रीद सकते थे. लेकिन आज अगर आपने उसी ब्रांड की उसी तरह की शर्ट ख़रीदनी हो तो आपको उसके प्राइसेस जो हैं, उसके जो अमाउंट जो हैं वो इंक्रीज़ नज़र आएंगे. तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो गया जिसकी वजह से कंजम्पशन डिक्रीज़ हो गया. अब कुछ लोग जो हैं वो उनका बजट ये है कि वो 1000 की ही शर्ट मिले तो वो ख़रीदेंगे. सो इसको ऑपोजिटली हम लोग क्यों कह रहे हैं वेल्थ इफेक्ट. वेल्थ इफेक्ट हम इस तरह से कह सकते हैं, अगर चीज़ें सस्ती होंगी तो हम अमीर हो जाएंगे. कैसे? इसको वेल्थ इफेक्ट कहते हैं. ठीक है. और कहते हैं कि जब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो कंज्यूमर जो होते हैं वो वेल्थियर हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं. किस तरह से? क्योंकि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, आपकी दस्तरस में आ जाएंगी, आपकी पहुंच में. 1000 से जहां आप पहले सिर्फ एक टी शर्ट ख़रीद सकते थे, अगर चीज़ें सस्ती हो गई हैं, कुछ ऐसा हुआ, इकॉनमी में चेंज आया कि आप अब एक 1000 में, ठीक है, आप 1000 में अब आप कितनी टी शर्ट्स ख़रीद सकते हो, परचेज कर सकते हो? 2. तो अब क्या हुआ? यू आर कंसिडर एज वेल्थियर. जब आप कुछ ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकोगे या जब आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकोगे तो इसका क्या मतलब है? आप वेल्थियर हो रहे हो. इसलिए इसको वेल्थ इफेक्ट बोला जाता है. तो अब हम लोग देख लेते हैं. इफ़ ऑल द प्राइसेस फॉल, ठीक है, पी जब डिक्रीज होगा, सो द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर और द मॉनिटरी वेल्थ, जो पैसा उनके हाथ में है, इंक्रीजेस. जब चीज़ों की कीमत कम हो जाएगी तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस कॉजेज कंजम्पशन स्पेंडिंग टू राइज. प्राइस फॉल, कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है आपकी वो क्या कर जाएगी? वो राइज कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और इसके अलावा क्या होगा? डिक्रीज इन द प्राइस लेवल रेजेज द रियल वैल्यू ऑफ द मनी एंड मेक्स कंज्यूमर वेल्थियर. इससे कंज्यूमर क्या हो जाते हैं? वेल्थी, विच इन टर्न इंकरेजेस दैम टू स्पेंड मोर. ठीक है, जो कि उनको इंकरेज करते हैं कि आप ज़्यादा स्पेंड करें. देखिए 1000 में अगर 2 टी शर्ट्स आप खरीद सकती हैं तो आप इंकरेज हो रहे हैं ना कि आप चीज़ें खरीदें, आप स्पेंड कर सकते हैं. जहाँ पे अब आपको 1000 में एक शर्ट भी नहीं मिल रही तो इससे क्या आप डिस्करेज होंगे ना, आप नहीं खरीदेंगे. ठीक है, महंगी अगर 1500 की आपको टी शर्ट मिल रही है तो आपके बजट में नहीं है तो आप क्या करेंगे? चीज़ें नहीं खरीदेंगे. सो द इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग मीन्स अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड. यानी कि जब आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो उससे आप क्या कर रहे हैं? आप कंज्यूमर स्पेंडिंग कर रहे हैं, चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हो. गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा तभी होती है जब आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी. So therefore we can say that a rise in consumption spending rises aggregate demand, which comprises of C plus I plus G plus and X. हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर स्पेंडिंग से या कंजम्पशन स्पेंडिंग से क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है. वो क्यों होती है वो अभी हमने डिस्कस किया. क्योंकि कंजम्पशन एक कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है, जो कि सी से डिनोट हो रहा है. जब सी ज़्यादा होगा तो इट्स मीन कि ये पूरा फिगर जो एग्रीगेट डिमांड को ये डिनोट कर रहा है ये ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. और दूसरे अल्फाज में हम लोग क्या कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. सो कंज्यूमर आर वेल्थियर विच स्टिमुलेट्स द डिमांड फॉर द कंजम्पशन गुड्स. ये जो लास्ट लाइन जो अभी मैंने बोली है ये इसका क्रक्स है. जब कंज्यूमर वेल्थी हो जाएंगे, कंज्यूमर वेल्थी किस तरह होंगे? जब प्राइसेस फॉल करेंगी, इसके फॉल होने से क्या होगा? विच स्टिमुलेट्स द डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड, जो कंजम्पशन गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करेगा. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जो कि है द प्राइस लेवल एंड द इन्वेस्टमेंट. अब हमने देखना है कि प्राइस लेवल का और इन्वेस्टमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है. तो उसके लिए हमने क्या देखना है? प्राइस लेवल एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप, और जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट इफेक्ट.
इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए ये है कि जब प्राइस लेवल फॉल करते हैं, जब प्राइसेस कम होती हैं चीज़ों की, तो लोग कम पैसा डिमांड करते हैं वही चीज़ें ख़रीदने के लिए। ठीक है, जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करने हैं या 10 गुड्स परचेज़ करने हैं, जहाँ पे आपके पहले 20,000 रुपीज़ खर्च होते थे, अगर कुछ करना ऐसा हुआ कि प्राइसेस डिक्रीज़ हो गई, अब आपको वही 20,000 की चीज़ें अगर 10,000 में मिल रही हैं, तो इससे क्या हुआ, नाउ पीपल नीड लेस कैश टू स्पेंड। सो जहाँ आप पहले 20,000 स्पेंड कर रहे थे, अब वहाँ आपको 10,000 स्पेंड करना पड़ेगा। वही चीज़ें आपको 10 गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो आपको 10,000 में मिल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, आपका पैसा सेव हो रहा है, आपका खर्चा कम हो रहा है। तो खर्चा कम हो रहा है तो इस मीन के बाकी का जो पैसा है उसको आप सेव कर सकते हो। पैसा आप सेव कर सकते हो मीन्स इन फ्यूचर आप उसको लोन आउट कर सकते हो, किसी को दे सकते हो। लोन करोगे जब आप पैसा, तो उसके ऊपर आप इनकम अर्न करोगे, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। आप इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे जो कि आपके लिए इंटरेस्ट इनकम होगी। सो इसको हम अल्फाज में देख लेते हैं, व्हाट डज इट मीन। सो हमने क्या बात की कि व्हेन ऑल प्राइसेस फॉल, जब कीमतें कम हो जाती हैं, पीपल नीड लेस कैश फॉर शॉपिंग नीड्स। ठीक है, उनको कम पैसा जो है वो चाहिए होता है शॉपिंग नीड्स के लिए। सो दे लेंड अननीडेड कैश, वो अपना पैसा जो कि उनको ज़रूरत नहीं होती या जो सेव किया होता है वो लेंड कर देते हैं, यानी कि उसका लोन दे देते हैं। सो इसका क्या मतलब है कि दिस विल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन। इससे क्या हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन इंक्रीज हो रही है। लोगों के पास पैसा होगा तो वो सेव करेंगे तो वो लोन करेंगे। ठीक है, तो पैसा सेव हो रहा है तो वो लोन भी कर रहे हैं। सो इसका क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन है, पैसा लोन देने के लिए अवेलेबल है। सो इट विल रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट। जब पैसा लोन देने के लिए अवेलेबल है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ जितनी नायाब होती है उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर पैसा लोन आउट करने के लिए है ही नहीं तो हम लोग इंटरेस्ट रेट इतना हाई रखेंगे कि कोई हमसे लोन ले ही ना। ठीक है, वही ले जिसको बहुत अशद ज़रूरत है। ठीक हो गया। सो अब जब चीज़ वाफिर मकदार में मौजूद है तो उसकी कीमत कम कर दी जाती है ताकि वो स्टॉक निकल जाए, ताकि वो सेल हो जाए। इसी तरह अगर पैसा हमारे पास बहुत वाफिर मकदार में पड़ा है, इकॉनमी में बहुत ज़्यादा पैसा है या बहुत ज़्यादा सेविंग है, तो क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़े लें और पैसा जो है वो यूज़ हो। और इसी तरह जब इकॉनमी में पैसा कम होता है तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ा दी जाती है, यानी कि उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग कर्जे कम लें। ठीक है, सो दिस इज़ द व्हाट मेन क्रक्स ऑफ दिस पॉइंट। सो अ लोअर इंटरेस्ट रेट इनकरेजेस ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इससे इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकरेज होगी, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग करोगे बाय बिजनेसेस। क्यों, क्योंकि बिजनेस क्या करता है, बिजनेस लोन लेता है। बिजनेस लोन लेके किसी नए प्रोजेक्ट में या अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। जब उनको वो सस्ते दामों कर्जा मिलेगा तो वो कर्जा लेना पसंद करेंगे और कर्जा लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब उनको कर्जा ही महंगे दामों में मिलेगा तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, उसके कम होने से हमारी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है। सो हम लोग दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट फॉल करता है तो उसके फॉल करने से डिमांड जो है इन्वेस्टमेंट गुड्स की या इन्वेस्टमेंट की डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, विच विल लीड्स टूवर्ड द इंक्रीज़ इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी प्राइस लेवल और इन्वेस्टमेंट की रिलेशनशिप की, जिसको हम इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट कहते हैं। और इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट ये होता है, जब इंटरेस्ट रेट फॉल करता है तो इससे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। और एग्रीगेट डिमांड कैसे इंक्रीज़ होती है, इंटरेस्ट रेट फॉल करने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है और इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ होने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और वाइस वर्सा कर सकते हैं, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा इन्वेस्टमेंट फॉल होगी, जब इन्वेस्टमेंट फॉल होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी फॉल कर जाएगी। सो अब हम थर्ड मेन रीज़न की तरफ मूव करते हैं, जो कि है द प्राइस लेवल एंड द नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल, प्राइसेस एंड नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट इफेक्ट। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी इंक्रीज़ कर जाती हैं। और इंक्रीज़ क्यों करती हैं कि हमारे जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हमारी कंट्री की हैं, वो चीप होना शुरू कर देती हैं। और चीप होना शुरू कैसे कर देती हैं उसको हम लोग देखते हैं। हमने पिछली स्लाइड पे जैसे कि बात की कि प्राइस लेवल जब फॉल करता है तो प्राइस लेवल के फॉल करने से इंटरेस्ट रेट जो है वो भी क्या हो जाता है, फॉल कर जाता है। अब जिन लोगों के पास पैसा होता है और वो कर्ज देना चाह रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो, उनको इसका लॉस होता है, वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा निकलवाते हैं, अपना पैसा निकाल के किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, और डॉलर्स फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क की करेंसी जो डॉलर है उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, डॉलर दे के किसी दूसरे मुल्क की करेंसी जो है फॉर एग्जांपल पाउंड्स जो हैं वो ख़रीद लेते हैं।
या इसको अगर इजी वर्ड्स में समझना चाहें तो वो ये है कि जब प्राइस लेवल डिक्रीज़ हुआ, जब चीज़ें सस्ती हुई तो इसका क्या मतलब है, चीपर गुड्स हो गए। तो चीपर गुड्स जब होते हैं तो बाहर के कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो फिर हमारे गुड्स जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। तो वो जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने से क्या होता है, हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का एक मेन कंपोनेंट है वो क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट इफेक्ट। और इसको हम लोग देख लेते हैं वर्ड में किस तरह से डिफाइन करना है। वी सॉ इन द प्रीवियस स्लाइड दैट द लोअर प्राइसेज लीड्स टू द लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब जो लोग इस चीज़ से डिसपॉइंट हो जाते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट से, वो क्या करते हैं, पीपल विद मनी इन द US बैंक, जिनके बैंक में पैसे पड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, लुक फॉर द वेज टू मूव देयर मनी टू द फॉरेन बैंक्स। वो ये तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अपने इस पैसे को फॉरेन बैंक्स में ट्रांसफ़र कर दें, ताकि जहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट जो है उसकी प्रॉब्लम ना हो। सो दीज पीपल सेल देयर डॉलर्स एंड बाय फॉरेन करेंसीज। वो अपने डॉलर बेच देते हैं या अपनी करेंसी बेच के फॉरेन करेंसी को परचेज कर लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ द डॉलर फॉल्स। जब आप अपना पैसा दे रहे हो, किसी दूसरे की करेंसी खरीद रहे हो, तो जो चीज़ आप खरीद रहे हो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। मीन्स के जस्ट लाइक गुड्स, जिस करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, जिसकी मांग बढ़ती है, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, वो चीपर नहीं होता, वो एक्सपेंसिव होता जाता है। जिस चीज़ की भी मांग बढ़ेगी जस्ट लाइक गुड्स, तो वो क्या होता जाएगा, महंगा होता जाएगा। और जिसको कोई नहीं खरीद रहा, चाहे वो करेंसी है या गुड है, उसकी क्या हो जाती है, कदर कम से कम होती जाती है। तो इससे क्या हुआ, वैल्यू जो होती है वो डॉलर की फॉल कर जाती है जब आप डॉलर दे के फॉरेन करेंसी परचेज करते हो। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, फ्रॉम €2 पर डॉलर टू €1 पर डॉलर। यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले आपको $1 के बदले में €2 मिल रहे थे, अब आपको $1 के बदले में सिर्फ €1 मिल रहा है। सो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि आपकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू फॉल कर गई है। सो एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में क्या होगा, US गुड्स बिकम चीपर रिलेटिव टू द फॉरेन गुड्स। सो दिस मेक्स US नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज। इससे US की नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगी जब उनके गुड्स चीपर हो जाएंगे। सो नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, और नेट एक्सपोर्ट्स के इंक्रीज होने का मतलब यह है एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है। सो वेन एवर द करेंसी डेप्रिशिएट्स, दिस विल स्टिमुलेट द डिमांड फॉर द नेट एक्सपोर्ट्स और डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ योर कंट्री। सो जब आपकी नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी, आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने 3 रीजंस देखी जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व की। अब इसको एक समरी में आपको बता रही हूँ, व्हाई डज द एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। पहला हमने इफेक्ट पढ़ा था द वेल्थ इफेक्ट, सेकेंड हमने पढ़ा द इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, एंड देन थर्ड द एक्सचेंज रेट इफेक्ट। पहला क्या था कि जब लोअर होती है प्राइस लेवल, तो इसके प्राइस लेवल के लो होने से आपकी रियल वेल्थ जो होती है, आपकी परचेजिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जिसके इंक्रीज़ होने की वजह से आपकी कंजम्पशन इंक्रीज़ होती है, और कंजम्पशन इंक्रीज़ होने से आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो हो जाती है इंक्रीज़। यानी कि प्राइस लेवल का और हमारे कंजम्पशन का इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइस फॉल करेगी तो कंजम्पशन इंक्रीज होगी। इसी तरह हम लोग देखते हैं आ लोअर प्राइस लेवल रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट। जब प्राइस लेवल कम होती है तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है। सो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग या इन्वेस्टमेंट के अंदर जो आप पैसा लगाते हो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो वी कैन से दैट कि देयर इज़ ऑल्सो एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस लेवल कम होगी, जिसके कम होने से इंटरेस्ट रेट कम होगा, और उनसे क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। सो इनके बीच में भी इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब थर्ड रिलेशनशिप हमने पढ़ा एक्सचेंज रेट इफेक्ट। उसमें क्या बात की जा रही है, अ लोअर प्राइस लेवल कॉजेज द रियल एक्सचेंज रेट टू डेप्रिशिएट। जब प्राइस डिक्रीज होती है तो रियल एक्सचेंज रेट भी डेप्रिशिएट हो जाता है। रियल एक्सचेंज रेट हमने बात की थी, वो प्राइस ऑफ द करेंसी होती है। एक करेंसी को देके किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को हासिल करना एक्सचेंज रेट कहलाता है। ठीक है, जब प्राइस आपकी डिक्रीज़ कर रही होती है तो प्राइस के डिक्रीज़ होने से आपकी करेंसी जो है वो भी डिक्रीज़ हो रही होती है, डी वैल्यू हो रही होती है। और वो क्यों हो रही होती है, क्योंकि रियल एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो रहा होता है। और इसका क्या मतलब है कि आपकी करेंसी जो है या आपके डॉलर्स जो हैं, आपका पैसा जो है वो डी वैल्यू हो रहा है, जिसकी वजह से जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है, सो हम लोग ये कह सकते हैं कि
प्राइस लेवल का और नेट एक्सपोर्ट्स का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस लेवल डिक्रीज़ होगा तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगी, और अगर प्राइस लेवल इंक्रीज़ होगा तो एक्सपोर्ट्स डिक्रीज़ होंगी। ठीक है, सो ये क्रक्स था जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा। अब हमने ये देखना है वाई द एग्रीगेट डिमांड कर्व माइट शिफ्ट। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो क्यों शिफ्ट होता है। जैसे कि हमने डिमांड और सप्लाई के चैप्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ये पढ़ा था, जब हमने लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था और डिमांड और सप्लाई के बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि डिमांड कर्व जो है जब भी उसमें कोई शिफ्ट प्राइस की वजह से आएगा तो वो शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, जब भी कोई चेंज प्राइस की वजह से आएगा तो वो चेंज वो जो कर्व है वो शिफ्ट नहीं करेगा अपनी जगह से, अलोंग द कर्व मूवमेंट होगी। यानी कि ये देखिए, ये प्राइस के इंक्रीज होने से ये जो डाउनवर्ड हमारे पास डिमांड कर्व आ रहा है इसके ऊपर मूवमेंट होगी। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे है तो ये वाली डिमांड आ जाएगी उसके अकॉर्डिंगली, और अगर प्राइस यहाँ पे है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन इसी ग्राफ के अलोंग ही आपने मूवमेंट करनी है तो ये आपकी कहलाएगी कि प्राइस में चेंज आ रही है। लेकिन जब प्राइस के अलावा किसी फैक्टर में, किसी वेरिएबल में, किसी डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड में चेंज आती है तो उसके चेंज होने से डिमांड शिफ्ट हो जाती है। जैसे कि इस ग्राफ में शो किया गया है कि पहले ये डिमांड कर्व है, फिर आगे ये डिमांड कर्व, ये डिमांड शिफ्ट होती है। अब हमने ये देखना है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है। देखिएगा, बिफोर दिस वी हैव स्टडीड दैट द चेंजेस इन द प्राइस लेवल चेंजेस द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। जब प्राइस लेवल में चेंज आता है तो उस प्राइस लेवल के चेंज आने से डिमांड जो गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी चेंज हो जाती है। नाउ वी विल स्टडी द फैक्टर दैट इफेक्ट डिमांड एट एनी गिवन लेवल ऑफ प्राइस। अब हम प्राइस को कोई भी किसी भी गिवन लेवल पे देखेंगे। मतलब प्राइस फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपीज़ थी तो हम प्राइस को 10 रुपीज़ ही लेके हम लोग ये देखेंगे कि डिमांड कैसे शिफ्ट हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्यों शिफ्ट हो रही है और वो कितनी चेंज उसमें आई, और अगर वो चेंज आई तो वो किस वजह से आई। सो ड्यू टू दीज अदर फैक्टर्स, अब ये यहाँ से नाउ वी विल स्टडी द अदर फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द डिमांड एट एनी गिवन लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये बात की कि अब हमने उन फैक्टर्स को स्टडी करना है जिनकी वजह से वो चेंज या शिफ्ट आया। सो ड्यू टू दीज अदर फैक्टर्स प्राइस शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब जो ये दूसरे फैक्टर्स हैं अदर देन द प्राइस, ये क्या करते हैं, ये शिफ्ट कर देते हैं आपके एग्रीगेट डिमांड कर्व को। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि शिफ्ट करते हैं डिमांड कर्व को। सो डिमांड कर्व शिफ्ट्स इफ द चेंजेस अकर्स इन द अदर वेरिएबल और डिटर्मिनेंट देन द प्राइस। मतलब किसी दूसरे वेरिएबल में या डिटर्मिनेंट में चेंज आएगी प्राइस की चेंज के अलावा। ठीक है, जो भी वेरिएबल कोई चेंज होगा उसके चेंज होने से डिमांड कर्व टोटली शिफ्ट कर जाएगा। अब वो शिफ्ट अराइज किन किन चेंजिंग्स की वजह से होती है, किन किन वेरिएबल में चेंजिंग की वजह से होती है। सबसे पहले कंजम्पशन में चेंज आएगी तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगी तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। गवर्नमेंट परचेजेज और इसी तरह नेट एक्सपोर्ट्स में अगर शिफ्ट आएगा तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर चेंज आता है प्राइस में तो प्राइस के चेंज अप या डाउन होने से क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड या एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो लेवल चेंज होता है, कर्व शिफ्ट नहीं करता। ठीक है, ये वो वेरिएबल्स थे या डिटर्मिनेंट्स थे जिनकी वजह से जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे होता है या क्यों होता है, कब होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइस के अलावा जो अदर वेरिएबल्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीगेट डिमांड में गुड्स एंड सर्विसेज की, उनकी वजह से क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है डिमांड कर्व। और वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट परचेजेस। ठीक है, अब हमने देखना है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और इसमें हम लोग देखेंगे, पहले हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, उसके लॉन्ग रन और शॉर्ट रन बोथ की। ठीक है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों की बात करेंगे। इसमें हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले हमने इसमें क्या देखना है। सबसे पहले तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी जिसको बोलते हैं, उसको हमने ये देखना है कि वो हमारे पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहलाता है, SRAS, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। यानी कि वो वाला सप्लाई कर्व जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जिसमें प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज हो रही होती है, वो कौन सा होता है, वो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है। और लॉन्ग रन जो सप्लाई कर्व होता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वो वर्टिकल होता है। द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ वर्टिकल, वो हमेशा वर्टिकल होता है। जो अपवर्ड स्लोपिंग होता है वो हमें ये पता होना चाहिए वो शॉर्ट रन है। जो लॉन्ग रन होता है वो वर्टिकल होता है। वो क्यों होता है वर्टिकल, उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको शो कर दूं कि व्हाट डज वर्टिकल मीन्स। दिस इज़ द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, जो कि बिल्कुल वर्टिकल है। इसमें यह समझ आ रही है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड चेंज नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे प्राइस है तब भी ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी सेम है।
सो हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में जो सप्लाई है वो डिपेंड नहीं कर रही होती प्राइस के ऊपर, सिर्फ शॉर्ट रन में सप्लाई जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, अब ये P1 है फॉर एग्जांपल, इट्स अ पॉइंट ऑन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल प्राइस डिक्रीज हो जाती है, सबसे पहले P1 थी, अब P1 से P2 की तरफ मूव करती है। उससे पहले आपको ये स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जो ये एरो है ये क्या चीज़ शो कर रहा है, ये एरो चेंज शो कर रहा है, अ चेंज इन द प्राइस लेवल। सो P2 इज नोन एज द सेकेंड प्राइस, ठीक है, जो कि डिक्रीज हो गई, या P1 में जो चेंज आई उसके बाद P2 हमारे पास प्राइस आई। लेकिन आप एक चीज़ ये देखें कि क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो रिमेन सेम, सो डजेंट इफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है, प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से आपकी सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ता। ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को शो कर रहा है। अब आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व जो होता है वो कौन से टाइम पीरियड में होता है, लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में, तो आपको पता होना चाहिए अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व हमेशा शॉर्ट रन में होता है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो लॉन्ग रन में हमेशा वर्टिकल होता है, उसके ऊपर प्राइस की चेंज इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, which means price does not affect the quantity of the goods and services supplied in the long run. So अब हम लोग बात कर लेते हैं why the aggregate supply curve is vertical in the long run. एक तो हमने ये बात की कि वो प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है, मीन्स के प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज नहीं होती लॉन्ग रन में। अब हमने ये देखना है कि लॉन्ग रन में आउटपुट जो होती है या सप्लाई जो होती है वो हमारी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है, एन इकॉनमी इज लॉन्ग रन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो इकॉनमी के लॉन्ग रन में आउटपुट होती है गुड्स एंड सर्विसेज, उसको नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं। सो लॉन्ग रन की आउटपुट जो है मीन्स की सप्लाई जो है वो डिपेंड कर रही होती है, ये जो फैक्टर्स यहाँ मेंशन है, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, लॉ, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देयर इन्फोर्समेंट। मीन्स की आउटपुट उतनी ज़्यादा होगी जितना लेबर ज़्यादा होगा, फिजिकल कैपिटल अगर ज़्यादा है तो, इसी तरह से अगर ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा है तो तब इंक्रीज़ होगी आउटपुट। टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट से भी हमारे पास जो है वो आउटपुट इंक्रीज़ होती है। अगर गवर्नमेंट इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ या इस तरह के कुछ लॉज इंप्लीमेंट कर देते हैं जिनकी इन्फोर्समेंट से जो है हमारी आउटपुट इंक्रीज़ होती है, लाइक टैक्सेस कट कर देते हैं, या किसी चीज़ पे कोई सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, या किसी की प्राइस थोड़ी कम की जाती है, तो किसी किस्म की भी गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, या फ्री ट्रेड जोन कोई डिक्लेयर कर दिया जाता है, या कोई प्रोडक्ट इस तरह से जो है वो टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट कर रही होती है, और ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनके अप एंड डाउन होने से हमारी आउटपुट पे असर पड़ता है। लेबर ज़्यादा होगा, कैपिटल फिजिकल हो या ह्यूमन हो, ये ज़्यादा होगा, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हों, ठीक है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो, तो इन सब के ज़्यादा होने से हमारी आउटपुट भी इंक्रीज़ होती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में जो हमारी सप्लाई है या आउटपुट जो है वो डिपेंड कर रही होती है इन फैक्टर्स पे, प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रही होती। क्यों प्राइस पे इसलिए डिपेंड नहीं कर रही होती कि अगर एक चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो अल्टरनेटिवली सारी चीज़ों की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सो इससे कहा जाता है कि जो प्रोड्यूसर्स होता है, जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो सेलर होता है, उनके इंसेंटिव्स जो होते हैं या उनका सरप्लस जो है उस पर इतना असर नहीं पड़ता। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ महंगी है, अगर उसका रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ महंगी भी तो हुई है ना, मतलब उसकी प्राइस भी तो इंक्रीज़ हुई है ना। अगर एक चीज़ जो है फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं सेल फ़ोन की, सेल फ़ोन्स आजकल महंगे बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है जिनसे सेल फ़ोन बनते हैं आजकल वो ही बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। जो सेल फ़ोन की स्क्रीन डलती है उसकी प्राइस आजकल बहुत इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग डेली रूटीन की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो काम वाले सूट्स होते हैं, जो ब्राइडल या जो वेडिंग ड्रेसेस होते हैं, अब वो चाहे ब्राइड के हों या ग्रूम के हों, तो उन पर क्या है, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो सुनने में ही आता है कि क्या है, मटेरियल की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। जो वो दबका और वो कोरे का जो काम होता है, वो दबका कोरा आजकल बहुत महंगा, या मोती सितारे जो हैं वो बहुत महंगे मिल रहे हैं, या स्टोन्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, जिसकी वजह से लग्जरी ड्रेसेस की या फैंसी ड्रेसेस की जो है प्राइसेस वो इंक्रीज़ हो गई हैं। सो देयर आर अदर रिसोर्सेज। अब क्या हुआ कि उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई। क्यों इंक्रीज़ हुई? क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया। अब प्राइस उतनी ही इंक्रीज़ की सेलर ने जितना कि प्राइस इंक्रीज़ हुई।
सॉरी रॉ मटेरियल की प्राइस, ठीक है। रॉ मटेरियल की प्राइस अगर इंक्रीज़ हुई है तो उस प्रोडक्ट की भी प्राइस इंक्रीज़ हुई है। तो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं अल्टीमेटली क्या इफेक्ट पड़ा है कि जो सेलर है वो पहले चीज़ अगर 10 रुपये की सेल कर रहा था, अब उसने 15 की सेल करना शुरू कर दिया, तो उसने तो अपना मार्जिन निकाल लिया बीच में से। अगर पहले भी उसको 5 रुपीज़ का जो था वो प्रॉफिट हो रहा था, अब भी उसको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि उसने अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर दी है। तो ये सब कुछ प्राइस का जो इफेक्ट है वो लॉन्ग रन में बैलेंस हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता से। जो चेंज आती है वो किन फैक्टर्स की वजह से आती है, वो ये फैक्टर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ठीक है। सो अब क्लियर है कि लॉन्ग रन में वर्टिकल क्यों होता है। अब हमने एक चीज़ और याद रखनी है कि प्राइस लेवल डज नॉट इफेक्ट दीज वेरिएबल्स इन द लॉन्ग रन। वही बात जो मैंने पहले आपको बताई है, ये भी आपने इसके साथ साथ याद रखनी है कि अगर ये फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं तो प्राइस इफेक्ट नहीं कर रही लॉन्ग रन में। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सप्लाई कर्व या सप्लाई पे जो है लॉन्ग रन में कौन सा वेरिएबल जो है वो इफेक्ट नहीं करता, तो आपको पता होना चाहिए प्राइस इफेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से वर्टिकल होता है सप्लाई कर्व। और अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द लॉन्ग रन इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल या अपवर्ड स्लोप, तो आपको पता होना चाहिए वर्टिकल होता है, ना ही अपवर्ड होता है ना ही हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा जा सकता है। तो आपने स्टडी जो है इस लिहाज से करनी है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि वाई द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व माइट शिफ्ट। लॉन्ग रन जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्यों शिफ्ट होगा। अगर यहाँ से LRAS लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व 1 से लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व 2 पे अगर शिफ्ट जाती है तो वो क्यों शिफ्ट होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जो फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा जिनकी अभी हमने रीडिंग की, उनमें अगर चेंज आएगा तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। और वो फैक्टर कौन कौन से थे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। एनी चेंज इन द इकोनॉमी दैट अल्टर्स द नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट। नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट हमने बात की थी कि लॉन्ग रन में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो शिफ्ट कर जाएंगे इन द लॉन्ग रन। सो जिसकी वजह से क्या होगा, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी शिफ्ट कर जाएगा। एनी चेंज इन द इकोनॉमी दैट अल्टर्स द नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट विल शिफ्ट द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब वो जो इकॉनमी में चेंज आ रही है वो चेंज किन वेरिएबल्स में आएगी या डिटर्मिनेंट्स में आएगी, वो ये वेरिएबल्स हैं। इनमें जब चेंज आएगी, लाइक लेबर में अगर चेंज आ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, माइग्रेट कर रहे हैं लोग, ठीक है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। और अगर कैपिटल की बात करें तो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल जो है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज आप डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ न्यू मिनरल्स, कुछ न्यू डिपॉजिट्स, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। टेक्नोलॉजी में अगर कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है, और वही जो हमने बात की थी लॉ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, अगर इन सब में चेंजिंग्स आ रहा है तो इन सब वेरिएबल्स में चेंज आने की वजह से हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है। अगर इनमें इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा, और जब आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो राइट वर्ड शिफ्ट आएगा, यानी कि S1 से S2 S2 की तरफ मूव कर जाएगा क्योंकि सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है चीज़ें। और अगर डिक्रीज़ हो रही है लेबर भी, कैपिटल भी, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी भी, तो हमारा सप्लाई कर्व जो है वो भी डिक्रीज़ होकर इधर लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। So it all depends upon these variables which are other than price in the long run to shift aggregate supply curve. अब हमने नेक्स्ट ये बात करनी है कि शॉर्ट रन में हमने ये देखा कि जो है अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो प्राइस लेवल के इंक्रीज़ होने से मार्केट की जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर प्राइस डिक्रीज़ होती है तो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई जो है, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना प्राइस और सप्लाई का शॉर्ट रन में, जिसकी वजह से अपवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा सप्लाई कर्व। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाई द एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड इन द शॉर्ट रन। जैसे कि हमने पहले देखा कि एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों था, अब हम ये रीज़न देखेंगे कि शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। सबसे पहले तो स्क्रीन पे ये देखिएगा, ये अपवर्ड शो हो रहा है हमारे पास सप्लाई कर्व। ये सप्लाई कर्व है, इसको अपवर्ड बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। देखिए यहाँ पे अगर प्राइस है, इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाएं तो ये यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे क्वांटिटी आएगी इस प्राइस के ऑपोजिट, ठीक है। इसको मैं स्क्रीन पे ड्रॉ करके आपको शो करती हूँ। देखिएगा ये P1 है, P1 के अगेंस्ट Y1 है, ठीक है। और अगर मैं P2 ड्रॉ करती हूँ, P2 के अगेंस्ट हमारे पास Y2 है। यहाँ पे अगर ये प्राइस है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी होगी, अगर ये प्राइस है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी होगी। तो ये हमें क्या शो कर रहे हैं कि प्राइस के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। सो ये क्या शो कर रहा है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व शो कर रहा है विच इज़ अपवर्ड, और ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। हमें ये याद रखना होगा, जब प्राइस P1 से P2 की तरफ मूव करेगी तो हमारी क्वांटिटी भी Y1 से Y2 की तरफ मूव करेगी, विच इज़ हेयर।
सो सबसे P1 से P2 की तरफ जब गए, डिक्रीज इन द प्राइस लेवल विल लीड्स टू द रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड इन द शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन में अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी। ये हमें क्या शो कर रही है, ये हमें शो कर रहा था डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन द शॉर्ट रन, और इट विल बी शोइंग और इट इज शोइंग द अपवर्ड स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन। सो नाउ वी नीड टू स्टडी व्हाई द एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड इन द शॉर्ट रन। एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स का स्लोप अपवर्ड क्यों होता है शॉर्ट रन में, अभी हम लोग उसकी रीजंस देखेंगे। इसकी भी मेनली 3 रीजंस हैं। द नंबर 1 रीजन इज स्टिकी वेज थ्योरी, नंबर 2 इज स्टिकी प्राइस थ्योरी, नंबर 3 इज द मिसपरसेप्शंस थ्योरी। ठीक है, तो ये जो 3 डिफरेंट थ्योरीज हैं, इनसे हम लोग देखेंगे कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप क्यों होता है। ये 3 टाइप्स की जो थ्योरीज हैं, ये हमें एक्सप्लेन करती हैं कि सप्लाई कर्व के अपवर्ड होने की रीजंस क्या है शॉर्ट रन में। ठीक है, बारी बारी अब हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाई द एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड इन द शॉर्ट रन, विच इज द नंबर 1 रीजन इज द स्टिकी वेज थ्योरी।